यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। आज एक नए विषय की तरफ हम लोग चल रहे हैं। विषय नया नहीं है, वो मेरे लिए नया हो सकता है या कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन वो सदैव से भारत की एक समस्या रही है जिसकी वजह से पिछले 70 वर्ष में सोसाइटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ हो गया। पीछे हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के हवाले से मौलाना आज़ाद को एक्सपोज किया था। मौलाना आज़ाद के साथ मिस्टर लारी जो पाकिस्तान बाद में चले गए और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हुआ करते थे, ऐसे कई एक मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हुआ करते थे। हमारे संविधान में वो लूज पोल्स के लिए उन्होंने अगुवाई की और उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए। उनमें से लारी एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो मौलाना आज़ाद जो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति थे और अरबन मुसलमान थे, यानी कि वो भारतीय ब्रीड का जो मुसलमान है, जो हिंदू मुसलमान है, हिंदुओं से उत्पन्न संतानें हैं, उस ब्रीड के नहीं थे। वो यहाँ आए, उनके पिता ने मुस्लिम लीग बनाने में बड़ा सहयोग किया और फिर वो भारत में पहले शिक्षा मंत्री बने। और वो शिक्षा मंत्री ऐसे बने कि वो कभी स्कूल में नहीं गए, उन्होंने कभी स्कूली एजुकेशन नहीं ली। और एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने बहुत कुछ ऐसा उस समय लूज पोल्स किए। और हमारे देश में वामपंथ, जिसको आजकल हम अर्बन नक्सलिस्ट कहते हैं या सरकार जिनको अर्बन नक्सलिस्ट कहती है, उनको स्पेस मिल गया। और उनको जब स्पेस मिला तो वो एजुकेशन में घुस गए। हम ये कहें कि AK गोपालन का एक केस आया था जिसमें नेहरू जी वामपंथियों की गिरफ्तारी करवा रहे थे क्योंकि वो चीन के फेवर में खड़े थे वामपंथी उस समय। उसके बाद ऐसा कहते हैं लोग, इसका कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं बिना एविडेंस के नहीं बोलता, लेकिन फिर भी बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि डील हो गई होगी। लगता भी कुछ ऐसा है कि डील हो गई, जिससे एजुकेशन का पूरा डिपार्टमेंट पर भारत सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट पर ध्यान न देने का नतीजा ये निकला कि भारत में बहुत सारे झूठ जो कभी थे ही नहीं, ऐसे झूठ हमको पढ़ाए गए, सिस्टमेटिक तरीके से हमारे सिलेबस में डाले गए, सिस्टमेटिक तरीके से हमको पढ़ाए गए, उन पर स्टोरियाँ लिखी गई, उन पर फिल्में बनी, उन पर राइटिंग्स लिखी गई, उनकी बुक्स लिखी गई और एक ब्रीड तैयार की। उस ब्रीड का नतीजा ये निकला था कि 1962 में जब चीन का हमारे साथ युद्ध हुआ तो हमारे यहाँ की वामपंथ की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ट्रेड यूनियंस थी, उन्होंने चक्का जाम कर दिया था और नारा दिया, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। अब चाहे जो मजबूरी हो मतलब युद्ध काल में चीन हम पर कब्जा कर लिया और उस समय बड़े क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया, तिब्बत पूरा वो ले ही चुका था। और उसके बावजूद चाहे जो मजबूरी हो, यानी कि देश चीन के कब्जे में चला जाए, फिर भी हमको चाहिए। उस राष्ट्र विरोधी एक्ट के अगेंस्ट में एक नए संगठन का निर्माण हुआ था, भारतीय मजदूर संघ। और आज संसार का सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ है। खैर, लेकिन एजुकेशन में इन लोगों ने जो बदलाव किया वो स्लो पॉइजन की तरह दिया और हमारे बच्चे ने वो सीखना शुरू किया। चाहे वो ये कह दिया गया हो कि महिषासुर को मारने वाली दुर्गा, वो महिषासुर मर्दांगनी के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने कहा महिषासुर तो शेड्यूल कास्ट था। बाली को भगवान ने मारा तो कहा वो शेड्यूल ट्राइब था। शिव की पूजा करी तो पता नहीं क्या क्या बताना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि, और साथ में ये बताना शुरू कर दिया कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों का वर्चस्व, लेकिन ये नहीं बताया कि वही भगवान राम प्रकांड विद्वान रावण की हत्या करते हैं और पूरा देश उनको स्वीकार करता है और राम की पूजा करता है, रावण की नहीं। लेकिन हमारे देश में अर्बन नक्सलिस्ट ने एक ब्राह्मणों का भी ग्रुप तैयार कर दिया जो रावण की पूजा करने लगे और कह दिया कि भाई ब्रह्म हत्या थी ये, इसलिए ये गलत हुआ। मतलब कुल मिलाकर जो भारतीय इतिहास में हमने इस्टेब्लिश किया और लोगों को इनकरेज किया, लोगों को वीर रस सिखाया कि भाई हमारे देवी देवता कोई भी ऐसे नहीं हैं जो केवल पूजा करते हो, हमारे सारे देवी देवता शस्त्र और अस्त्र दोनों हाथ में लेकर काम करते हैं, तब भारत की रक्षा हजारों हजार लाखों लाख वर्ष से हो रही है। अब ये पुरानी बातें हैं, साथ में सेकुलरिज्म,
और ये नहीं पढ़ाया जाएगा। हालांकि मैं जब पढ़ता था तब उस समय स्कूल की किताबों में एक बाल भारती नाम की किताब होती थी, हमारे पूर्वज नाम की किताब होती थी। बाद में ये जो अर्बन नक्सलिस्ट हैं ये एकेडमिक काउंसिल्स में घुस गए और इन्होंने सिलेबस चेंज करना शुरू किया। पहले तो वो रेफरेंस बुक ही लिखते थे, सरकारी बुक के अलावा एक रेफरेंस बुक सभी कॉलेजेस में बताई गई, उसकी इंडस्ट्री भी तैयार हो गई कि भैया ये रेफरेंस बुक जरूर पढ़िए। वो रेफरेंस बुक प्योर जो है लेफ्ट होती थी, यानी कि प्योर राष्ट्र की जो राइट है वो उसके लेफ्ट में जाकर और राष्ट्र को कैसे, राष्ट्र में स्टैब्लिश्ड जो प्रिंसिपल हैं उनको कैसे समाप्त किया जाए, इस विषय पर वो काम करते रहे। बाद में संविधान के इंटरप्रिटेशन करने शुरू कर दिए और संविधान के इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे शुरू कर दिए कि भारत तो एक परिसंघीय है, फेडरलिज्म है, माइनॉरिटी का मतलब क्या, रिजर्वेशन का मतलब क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या, ये सब मतलब बताने शुरू किए। और आज के ओवैसी जैसे लोग ये कहने लगे कि नहीं, हमको आपने नहीं दिया, हमें संविधान ने ये दिया। अभी संविधान किसने बनाया? तो संविधान बनाने वालों में तो संविधान जो भारत में लोग रह गए उन्होंने बनाया। संविधान पाकिस्तान में जो चले गए या जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया उन्होंने तो संविधान नहीं बनाया। बाद में सरदार पटेल को भी लखनऊ अधिवेशन में ये कहना पड़ा कि जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होते हैं उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं ये सोचना है। जम्मू कश्मीर के विषय पर भी उनको कलकत्ता में एक भाषण देना पड़ा और उसमें भी उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के समर्थन में है वो मेरे से बुरा कोई नहीं हो सकता, ये कहना पड़ा हमको। तो क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि भारतवर्ष में ये लोग ऐसा लिखकर कम्युनिटी को डिवाइड करना, लोगों की भारतीयता पर आस्था को खत्म करना, और जब वो भारतीयता पर आस्था से खत्म होगा, डिटैच होगा, जब आपकी पूजा पद्धतियों से डिटैच होगा, जब आपके धार्मिक संस्कार संस्कृतियों से डिटैच होगा, तब उनकी तरफ आकर्षित होगा। और उनकी तरफ आकर्षित हो ना हो, एटलीस्ट देश तोड़ने की रास्ते में वो सामने आ जाएंगे और अपने आप को नया इंटेलेक्चुअल वर्ग घोषित करेगा। नतीजा ये निकला कि ये नए इंटेलेक्चुअल वर्ग ने भारत में माओवाद, नक्सलिज्म, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और देश की संस्कार संस्कृतियों के प्रति एक बड़ी फौज तैयार कर दी। मैं ये नहीं कहता कि वो फौज इंटेंशनली ऐसा काम करती है, लेकिन बचपन से वो जो सीख कर आए, जो स्कूलों में सिखाया, जो कॉलेज में सिखाया, वो दिमाग में बैठ गया और ये बताया गया कि हिंदुस्तान की जो व्यवस्थाएं हैं, जो संस्कृति संस्कार हैं, ये सब रूढ़िवाद है। आधुनिक काल में ये नहीं चलते हैं, ये रूढ़िवाद है, ये भारत की प्रॉब्लम थी। मैंने अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक ऑनलाइन अपना वक्तव्य करवाया, 2 दिन की सीरीज थी वो, तो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है उसकी। वो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हम आपको समय समय पर 20-20 मिनट का, 25 मिनट का, जैसा रेलिवेंस है वो निकालने वाले हैं कि संविधान के इंटरप्रिटेशन क्या क्या बताए गए और संविधान ओरिजिनली क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर क्या कहना चाहते थे, उस समय संविधान सभा क्या कह रही है, उसमें बहस क्या हो रही है। तो पुरानी सीरीज के साथ साथ इसको अगर कनेक्ट करके देखेंगे, जो पुरानी सीरीज मतलब भारत की एजुकेशन व्यवस्था पर मौलाना आज़ाद और उनकी वजह से जो ये सब तैयार हुआ, उसके साथ साथ अगर आप इसको भी आगे देखेंगे दोनों को मिलाकर, तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि संविधान के भी इंटरप्रिटेशन कैसे किए गए और हमारे दिमाग में कैसे बैठा दिए गए। नॉन लीगल व्यक्ति को तो एटलीस्ट समझ में आ ही गया। अब चूंकि ये टीचर्स की फौज तैयार हो गई थी, मैं जिस लाइन में ज़्यादा समय देता हूँ, लाइक मेरी वाइफ एक इंस्टीट्यूट चलाती हैं जुडिशरी का, और मैं उस पर 2 घंटे 3 घंटे की क्लास लेने जाता हूँ। और हम उस जगह पर क्लास लेते हैं जहाँ पर कोचिंग का हब है दिल्ली में, और लाखों लाख बच्चा यहाँ पर आता है। लेकिन मोस्टली जो टीचर्स भी हैं वो उसी मानसिकता के हैं जो वो पढ़ कर आए, और वो फर्मली बच्चे को सिखा रहे हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं है, ऐसा था। खासतौर से जब आर्टिकल 370 हमने अपने हाथों में लिया, माननीय अरुण जी एक समाज सेवक हैं, उनकी प्रेरणा से हमने 2008-9 में उसमें एंट्री मारी। और चूंकि वो भी यूट्यूब का चैनल हमारा तब भी बहुत अच्छा एक चलता था, उसको बाद में यूट्यूब ने बंद कर दिया, और उस पर भी बहुत सारे सब्सक्राइबर थे और वो बहुत हिट चैनल था। तो उसको देखकर वो हमसे मिले, उन्होंने कहा ये विषय हैं, इन विषयों पर काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर लीगल एंगल से हमने देखना शुरू किया और उस पर इंटरप्रिटेशन उसके करने शुरू किए, जजमेंट ढूंढने शुरू किए, वर्ल्ड वाइड व्यूज ढूंढने शुरू किए, उसकी असेंबली की डिबेट, कांग्रेस के अधिवेशन, उस समय के लीडर्स के स्टेटमेंट सब देखा। तो पता लगा कि ये जो पूरा का पूरा बवंडर 70 साल में खड़ा किया गया, ये तो पूरा फेक है, और हमने उस पर इंटरप्रिटेशन करने शुरू किए।
देश भर में 1,500 से ऊपर इस तरह के कार्यक्रम किए, सेमिनारों में गया और बहुत सारी गोष्ठियों में हम गए, बहुत सारे कॉलेजेस में हम गए, वहाँ बहुत सारे बार काउंसिल्स में गए, बार एसोसिएशंस में गए, वकीलों के बीच में गए, जजेस के बीच में गए, सबके बीच में अपने इंटरप्रिटेशन बताए। और केवल उसके ही नहीं, फिर जब समाज में जाने लगे तो बहुत सारी और समस्याएं आने लगे, जैसे आज हम बता रहे हैं, तो हमने वो इंटरप्रिटेशन करने शुरू कर दिए। विभिन्न वर्गों ने अपने को बुलाना शुरू कर दिया। कार्यक्रम अपने को लगता था कि अगर हम 100, 200, 300, 500 लोगों के सामने खड़े होकर कहेंगे तो ये 500 लोग कन्विंस्ड होंगे, आगे काम करना शुरू करेंगे। इसमें से अगर 10%, 5%, 3%, 2% भी काम करना शुरू कर देंगे तो एक बड़ा काम हो जाएगा देश में और एक माहौल बनेगा। परिणाम भी निकले, क्योंकि देश में 335 कैपिटल है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इन सब पर हमने काम किया, एक एक विषय पर। जम्मू कश्मीर के ट्रिपल तलाक पर हमने काम किया, सामाजिक प्रॉब्लम्स थी उन पर काम किया, हिंदू लॉ पर काम किया, मुस्लिम विधियों पर काम किया, और इनके क्लास के साथ साथ सब बताना शुरू किया। और जो अपना मॉड्यूल तैयार किया, जो अपने पास फाइनेंस का मॉड्यूल है, ये जो नक्सलिस्ट है इनका मॉड्यूल ये है कि यूनिवर्सिटियों में जॉब पाते हैं, इनका मेन फोकस रहता है जॉब कैसे मिले, और ये अपने तरह की विचारधारा के लोगों का सिलेक्शन करके उसमें रखते हैं। उनको 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए सैलरी मिलती है और फिर देश को तोड़ने वाली विधियां बताना शुरू करते हैं। जेएनयू, एएमयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी में खुद फंस गया था। जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब आपने सबने सुना होगा, बाबुल सुप्रियो को कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, कार्यक्रम मेरा था CANRC पर। तो ऐसे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां तैयार हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बड़ी भारी संख्या में ऐसे लोग आ गए जो इस तरह के इंटरप्रिटेशन करते हैं। और हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बच्चा जो है वो कोचिंग इंडस्ट्री में होता है, वो करियर को ध्यान में रखते हुए हर एक बच्चा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए खर्च करके पढ़ना चाहता है। और अब टीचर जो बताता है उसको वो केवल सुनता नहीं है, उसको याद करता है, उसको धारण करता है, और फिर यही जो है वो जॉब पर जाता है, यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, यही जज बनता है, और विचारधारा ये ले जाता है। और इसके लिए, इस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे द हिंदू जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर जो सिर्फ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात करते हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, या फिर वो ये द हिंदू हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, ऐसे कुछ अखबार हैं जो सिर्फ एंटी इस्टेब्लिशमेंट, देश को तोड़ने के लिए जो न्यूज मिलती है वो फ्रंट पर देना, और उनके एडिटोरियल, जो एडवर्स एडिटोरियल होते हैं, इनका प्रचार किया गया कि भाई ये पढ़ो। अब बच्चा पहले क्लास में बताया, बाद में उसने इन अखबारों को भी पढ़ा, और इन अखबारों में वही पढ़ा जो उसको पढ़ना चाहिए। वो कभी नहीं बताते कि दैनिक जागरण पढ़ना चाहिए, वो कभी नहीं बताते कि दैनिक भास्कर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नेशनलिस्ट अखबार है, ये राष्ट्र के पक्ष में इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, और जो राष्ट्र के विरोध में इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, उन अखबारों को सामने लाना, ये हमारे देश में इंडस्ट्री चल रही है। नतीजा ये निकला कि बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस विभिन्न प्रकार के, जिसमें पढ़ाया गया कि भगत सिंह आतंकवादी थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलता रहा। वो स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट आप सुन सकते हैं, पार्लियामेंट में उन्होंने दिया। ऐसे बहुत सारे पहलू जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स, एकेडमिक काउंसिल्स ने सिलेबस में डाले, और ऐसे बहुत सारे राइटर, रोमिल थापर जैसे तैयार हो गए, जो ब्रिटेन में बैठकर, यूरोप में बैठकर, अमेरिका में बैठकर लिख रहे हैं, और देश में किताबें पब्लिसाइड की जा रही हैं। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री, ISBN नंबर जैसी, मैंने पीछे चर्चा की थी ISBN नंबर और ISO का क्या रोल है, इन जैसी इंडस्ट्री तैयार की गई ताकि इनको सेपरेट किया जा सके और इनका ही सब बोलबाला हो। तो उस 2 घंटे के लेक्चर को, जिसमें मैंने संविधान का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि क्या पढ़ाया गया और क्या लिखा है और क्या हकीकत में हुआ, वो करने की कोशिश की है। 4-5 बार में उसको 4-5 भागों में पब्लिश करेंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको देखेंगे। लेकिन तब तक पीछे, कल मैंने कहा था कि मेरा जो मॉड्यूल है, पीछे हमने कहा कि मॉड्यूल जो हमारा है, फाइनेंस कहाँ से आता है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी टीम लगती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो फाइनेंस कैसे इकट्ठा होता है। वो फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए अपन पीछे से ये इंस्टीट्यूट चलाते थे, ये 370 का पूरा मूवमेंट भी चलाया, तो ये इंस्टीट्यूट चलाते थे। इस इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ने आते, और जो पढ़ने आने के बाद जिनके सिलेक्शन होते, तो पढ़ने आते समय वो फीस देते, फिर ऐसे राष्ट्रवादी युवकों की फौज तैयार होती जो जॉब पर जाने के बाद, अगर वो IAS हो गया, वो PCS हो गया, वो जुडिशल सर्विसेज में हो गया, उन बहुत सारे बच्चों ने, बड़ी संख्या ने अपनी पहली सैलरी हमको दी, और राष्ट्र के नाम की, सर हमारी पहली सैलरी
राष्ट्र के नाम। कुछ ने कहा कि नहीं, पहली सैलरी माँ बाप को जाएगी, दूसरी सैलरी हम आपको देंगे राष्ट्र के नाम। मुझे नहीं, राष्ट्र की सेवा करने के लिए। क्योंकि जब वो मेरे पास आया और यहाँ क्लास में घुसा तो उसको सब सिनेरियो दिखाई दिया कि वाकई में पढ़ाने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं। जो किताबों में लिखा वो पढ़ाते हैं, फिर उसका जो एडवर्स सिस्टम है वो पढ़ाते हैं, फिर उसके राइट इंटरप्रिटेशंस पढ़ाते हैं, फिर उनको ये बताते हैं कि आपको लिखना क्या चाहिए, मार्क्स कैसे मिलेंगे, लेकिन थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। अब वो मॉड्यूल ऐसा है, उसी को हम ऐप पर ले गए। तो किसी ने भी, अब बाद में लोगों ने सदैव कहना शुरू किया कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो हमने सभी से कहा कि हम किसी से कैश नहीं लेते, हम किसी से सीधा पैसा नहीं लेते। आपको करना है तो एक बच्चे को स्पॉन्सर कर दीजिए और स्पॉन्सर करके उसको भेज दीजिए हमारे पास। जो पैसे आप दे सकते हैं वो दीजिए, बाकी का पैसा बच्चा अपनी तरफ से क्या करेगा, बच्चा अपनी तरफ से सिलेक्शन के बाद जो वो दे सकता है वो देगा। ये मॉड्यूल अपना था, वही ऑनलाइन का आज भी मॉड्यूल अपना है। ऐप पर जिनका आप मदद कर सकते हैं वो ऐप पर जा सकते हैं। ये बातें सुनकर कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने अपने को लिखा कि मोनेटाइजेशन के लिए और इस मॉड्यूल के लिए आप एक और मदद ले सकते हैं कि आप मोनेटाइज कर लीजिए। और एक बड़े ग्रुप ने ये कहा कि फेसबुक पर और ट्विटर पर आना चाहिए। फेसबुक का पेज, किसी ने कल मुझे सजेशन दिया कि फेसबुक पर एक पेज बना लेना चाहिए। और किसी ने सजेशन दिया कि इंग्लिश में ये जो बोलते हैं इसके इंग्लिश के लिए एक अलग से चैनल बनाइए, अदरवाइज इसी चैनल पर अगर इंग्लिश में डाला गया तो फिर गूगल और यूट्यूब कंफ्यूज हो जाता है कि उसका व्यूअर कहाँ पर है और वो किसको इसको शो करे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया से ही हूँ और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह से कनेक्टेड हूँ, इसलिए एल्गोरिथम समझना चाहिए। तो मैं उसके विषय में, इन सभी विषयों पर YouTube का अपना एक चैनल ऑलरेडी है। मैं पहले नहीं जानता था सारी चीज़ें, लेकिन उस समय आज से 15 साल, 16 साल, 14 साल पहले हमने ये सब शुरू किया था। 2006 में जब YouTube आया, 2007 में ही चैनल शुरू हो गए थे, जो मैंने कहा कि बहुत हिट चैनल था और बाद में YouTube ने बंद कर दिया। और फेसबुक पर भी एक बड़ा हिट पेज था, अकाउंट था, जिसको YouTube ने बाद में बंद कर दिया था। उसके बाद ये कई एक अकाउंट अपने ने खोले थे जो धीरे धीरे चलते रहे, लेकिन एक जो अकाउंट 8 साल 9 साल पुराना है उस पर 3-3.5 हज़ार सब्सक्राइबर भी शायद हैं। उस चैनल पर इंग्लिश में डालना शुरू करेंगे। आपकी मदद ये चाहिए कि आप उस चैनल का लिंक मैं नीचे दूंगा कि वो एलिजिबल हो जाए सारे लाइव चैटिंग और लाइव वीडियो के लिए। वो एलिजिबल हो जाए, उसके लिए सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, व्यूअर आवर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैंने उसको चेक किया, जो इस चैनल पर, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, इस पर जितनी फैसिलिटी है उतनी उस पर नहीं है, क्योंकि उस पर सब्सक्राइबर सफिशिएंट नहीं है, उस पर व्यू सफिशिएंट नहीं है, उस पर वॉच आवर सफिशिएंट नहीं है। तो आपसे हम आग्रह करेंगे सभी से कि थोड़ी मदद करें और उस चैनल को भी एक 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर पर अगर आप पहुंचा देते हैं सभी धीरे धीरे करके, तो फिर वो चैनल भी इंग्लिश में आ जाएगा। दूसरा, फेसबुक पेज भी तभी हाईलाइट करते हैं जब एक बड़ी संख्या में उनके व्यूअरशिप उसमें होती है और बड़ी संख्या में उसमें वॉच टाइम होता है उनका। मैंने वो पूरा एल्गोरिथम पढ़ने की कोशिश की है और उस एल्गोरिथम में वो ये कहते हैं कि अगर इतने मिनट, इतने घंटे वाली, इतना ऐसा देखा गया हो तो ही हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये 3-4 सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के लिंक बनाकर हम इस पर डालने वाले हैं। आप उसको अगर फॉलो कर लेंगे, आप उसको अगर क्लिक कर लेंगे, उस पर थोड़ा व्यू कर लेंगे, भले ये सोचकर कि ये राष्ट्र के नाम, मैं इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ या इस फेसबुक पेज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि ये सभी क्राइटेरिया, जितने भी यूट्यूब की फैसिलिटी हैं, जितनी भी फेसबुक की फैसिलिटीज़ हैं या ट्विटर की फैसिलिटी हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स की फैसिलिटीज़ हैं, वो सब इस पर आ जाएं। तो आपसे आग्रह है कि आप इन सब पर ज़रूर जाइए, इनके सबके लिंक मैं इसमें नीचे देने वाला हूँ। इससे जो अर्निंग होगी वो इस चैनल पर, जो हम अभी ये नए सिरे से शुरू किया है, उस पर लेकर आएंगे। जैसे मैंने कहा, पहले भी हम सोचते थे कि लोगों के बीच में कार्यक्रम करके, सेमिनार्स में जाके 100-200-500 लोगों के बीच में स्टेटमेंट देके, लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे समझ आया कि नहीं, सोशल मीडिया इज़ ए स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म। इसमें लाखों लाख लोग एक साथ मेरे को सुन सकते हैं। पहले मैं ये मान के चलूँ कि एक मैंने 1,500 से 2,000 कार्यक्रम किए होंगे, उनमें स्टेटमेंट भाषण देश में, विदेशों में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, लेकिन मैं उतना नहीं पहुंच पाया जितना कि अभी ये पिछले 1.5-2 महीने से, जब से ये क्वारंटाइन चला और अपने को जाने का, कहीं आने का अवसर नहीं मिला और अपने को अपना विषय देना था, तो वो विषय लोगों ने लिखना शुरू किया कि आप इस पर आइए, उस पर आइए, ऐसे करिए, वैसे करिए, ऑनलाइन करिए, वो करना शुरू किया। तो अब मुझे लगता है कि ये जो रिस्पांस दे रहा है वो एक बड़ा अच्छा रिस्पांस है, जिसमें लाखों लोग एक दिन में
अपनी व्यूअरशिप इस समय 2 से 3 लाख डेली की है सारे प्रोग्राम्स मिलाकर। तो 2-3 लाख लोग एक साथ एक दिन में अपने को देख लेते हैं। ऐसा अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 365 कर लें तो मुझे लगता है कि जो विषय मैंने 15 साल में घूम घूम कर लोगों के द्वारा, लोगों के साथ बैठकर देश की विभिन्न परिस्थितियों में जाने हैं, वो विषय मैं सारे अपने अनुभवों के साथ, जो मुझे अच्छे खराब अनुभव हुए उनके साथ, जो मेरा मंतव्य बना और जिस प्रकार से सोच डेवलप हुई है, जो अच्छी और खराब जैसी भी थी, तो वो हम आपको अच्छे से दे पाएंगे और अपने विचार आपके साथ और आपके विचार हमारे साथ साझा हो सकते हैं। कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिले जो अपने सर्वर पर हो, किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर ना हो, और वो चैटिंग के लिए, डिस्कशन के लिए, ब्लॉग्स के लिए इस्तेमाल हो सके। ऐसी भी कोशिश करेंगे कि कहीं पर हम लगातार डिस्कशन के मूड में, एक दूसरे को सवाल जवाब करने के मूड में, चैटिंग के मूड में बैठना चाहें तो उस पर लाइव चैटिंग वगैरह सब लोग कर सकें, आप सभी। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बड़े आग्रह आए हैं कि बहुत सारे मेल्स आते हैं कि हमारा ये नंबर है, हमको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। मैं व्हाट्सएप के 2-3 ग्रुप बनाकर और इस पर उसकी रिक्वेस्ट, उसका जो लिंक है वो डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर। फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे, यूट्यूब के दूसरे चैनल का भी डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे। इसके अलावा ट्विटर का लिंक भी जहां आप फॉलो कर सकते हैं उसको डाल देंगे। जो आपके पास माध्यम है, जैसे लोगों ने कहा कि मेरे पास फेसबुक माध्यम है और फेसबुक से हम बहुत तेज स्पीड आउट होगा क्योंकि लोग भी शेयर करते हैं, जो यूट्यूब में बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है। तो सभी माध्यमों पर, इंस्टाग्राम का मुझे आइडिया नहीं है लेकिन इन चारों का आइडिया है, इंस्टाग्राम का आइडिया है, आते ही वो भी डालेंगे। लेकिन इन चारों को मैं बनाकर इस पर डाल दूंगा जिसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है कि हर मीडियम, जो जिसका प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग केवल यूट्यूब से कंफर्टेबल हैं, कुछ लोग फेसबुक से कंफर्टेबल हैं, कुछ ट्विटर पर कंफर्टेबल हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर कंफर्टेबल हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैं ये कहूँगा कि आप उस जो लिंक मैं भेजूंगा उसको एक्सेप्ट करने के साथ साथ उस पर फिलहाल हम डिस्कशन नहीं खोलेंगे, सिर्फ एडमिन अलाउड करके रखेंगे। आप उस पर क्लिक करके अपना बायोडाटा और अपना जो आपका आइडेंटिफिकेशन है वो ज़रूर मुझे भेजिए, तभी हम उसको लिंक को कंटिन्यू रखेंगे। अगर वो 3 से 4 दिन के अंदर आपका मेरे को आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला तो हम उसको डिलीट कर देंगे, उस ग्रुप से आउट कर देंगे। उसका कारण ये नहीं है कि हम आपको चाहते नहीं, उसका कारण ये नहीं है कि हम पसंद नहीं करते, उसका कारण है सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि उस पर जो फ्रेंडशिप वगैरह या जो ग्रुप्स बनते हैं उनकी बड़ी भारी इन्वेस्टिगेशन होती है, पता नहीं कौन किस ग्रुप में आ जाए। तो फॉर द सिक्योरिटी रीज़न डेटा हम मेंटेन करके रखेंगे। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके खिलाफ अक्सर बहुत सारे नोटिस आते हैं, बहुत सारे मुकदमे भी होते हैं अपने खिलाफ, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं, लेकिन मैं जो भी बात कहता हूं बिना डॉक्यूमेंट के नहीं कहता। मैं जो भी बात कहता हूं वो पीछे से रिसर्च वर्क ही बोलता हूं। सामान्य बातें, सामान्य लोगों के जो परसेप्शंस रहते हैं वो बहुत लिखते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता कभी। इसीलिए कभी भी अगर इस तरह का कोई केस मेरे ऊपर आए तो हम ये डेटा मेंटेन रखें और कोर्ट को भी दिखा सकेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास ये डेटा मेंटेन्ड है और ये व्यक्ति हैं, ताकि रॉन्ग पर्सन अपने से कनेक्ट ना हो सके और ऐसा ना हो कि भविष्य में वो हम उसके ट्रैप में आ जाएं और समस्याएं खड़ी हो जाएं। बहुत सारे इलस्ट्रेशन देश में ऐसे हम देख चुके हैं कि ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को रोकने के लिए ये टैक्टिक्स अपनाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि अपना ये एक बिजनेस मॉडल भी हो सकता है, अपना ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा काम कर सकता है, आप सभी की हेल्प कर सकता है, हमारी हेल्प कर सकता है। आपके जो सुझाव आते हैं उस पर मैं ज़रूर, आपने सबने ध्यान दिया होगा कि आपके सुझाव आते हैं, अगर अच्छे ज़्यादा सुझाव आ गए, कोई लिंक आता है, कोई डॉक्यूमेंट अपने पास आता है, लेकिन ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स पर हम विश्वास करते हैं, वो जब आता है तो अपन उस पर ज़रूर बोलते हैं। अगर उसका कोई लीगल एंगल मिलता है तो, कोई उसका राष्ट्रीय एंगल मिलता है, राष्ट्र निर्माण का, पॉलिसी वर्क का एंगल मिलता है तो हम ज़रूर बोलते हैं। ये सारे काम अनवरत जारी रहें, इसलिए हमने ये एक निश्चय किया है कि क्वारंटाइन खुलने के बाद भी, या जो ये ब्लॉकेज हैं, जो शटडाउन है, इसको खुलने के बाद भी 1-2 घंटा डेली सोशल मीडिया को ज़रूर देंगे, ताकि जिसको टीम बैठे हमारी रिकॉर्डिंग कर सके, कुछ लोगों की और भी रिकॉर्डिंग कर सके, कुछ लोगों के प्रश्न उत्तरों के जवाब दे सके। फिर 2 घंटे का ये डेली का शेड्यूल बनाकर रखेंगे, क्योंकि अभी इस पर जब से डिस्कशन कर रहे हैं तो 2 घंटे का एक शेड्यूल होता है हमारा। 2 घंटे में हम ये सब कुछ कर कर आपको दे देते हैं। और हालांकि अभी टीम अपने पास नहीं है, लेकिन जब टीम बैठेगी तो जिस तरह से आपने पुराने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, वो इंटरव्यू के प्रोसेस में, इसमें उसमें सब में जैसे होना चाहिए क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, वैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसको देने की कोशिश करेंगे भविष्य में। लेकिन तब तक के लिए आप इन सबको
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये मेरा आग्रह है, तो आपको मॉड्यूल समझ में आएगा। आगे आप इसके बाद ही जो आगे आने वाला है वो मॉड्यूल समझ में आएगा। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो 2-3 बार में हम करेंगे, तो कल से हो सकता है, परसों से, जब बीच में कोई बड़ी न्यूज़ नहीं मिलती करंट की, तो फिर वो उनको डालना शुरू करेंगे। और पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स हैं कि इस्लाम क्यों ऐसा है, उनके स्कूल्स क्या हैं, क्रिश्चियनिटी में झगड़े क्या हैं, क्रिश्चियनिटी भी यूनिफॉर्म नहीं है, इस्लाम तो 900 फैक्टर्स हैं उसके, भारत में उसके 150 फैक्टर हैं, रोटी बेटी का संबंध नहीं होता, खाना पाना नहीं होता, ये सब बहुत सारी चीज़ें मैं पहले भी बहुत बोल चुका हूँ। तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स टीम को बोलते हैं कि वो ढूंढ ढूंढ के, या जिन लोगों के यहाँ हमने स्टेटमेंट दिए हैं, जिन लोगों के सेमिनार में भाग लिया है, उनको अगर ये वीडियो सुनने को मिल रहा हो तो वो हमको उनकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दें, क्योंकि वो 1,500 से 2,000 रिकॉर्डिंग्स होंगी। और 1,500-2,000 रिकॉर्डिंग, और वो जो मंच पर भाषण होता है वो 1-1.5 घंटे से कम नहीं होता। तो मुझे लगता है कि वो एक 2,000 घंटे का मटेरियल हो सकता है, जो देश को, जो मैंने विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न स्थानों पर कहा है, वो पूरे देश को पता लगे हमारे विचार, और उस पर मेरे द्वारा अगर कुछ गलत कहा गया हो तो उस पर ऑब्जेक्शंस आ जाएं, उस पर मेरे 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 संशोधन आ जाएं। क्योंकि लोग फ़ोन करके भी मुझे संशोधन दे देते हैं कि आपने ये बोल दिया, ये इसका सही फॉर्म ये नहीं है। जैसे पीछे मैंने कुछ बोल दिया और उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये कंपनी शब्द नहीं, यहाँ कॉर्पोरेट शब्द है, यहाँ 1% नहीं, यहाँ पर 2% है। मेरा इंटेंशन राइट डायरेक्शन में था, हो सकता है डेटा में कुछ थोड़ा बहुत सुधार करने की आवश्यकता पड़ जाए, लेकिन सुधार तो सभी को चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है, और सभी को चाहिए होता है आपके सुझाव आमंत्रित कर सकें। इसलिए इन चैनल्स पर आप चले जाइए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। कल से उस पर नया काम शुरू करेंगे। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।